हाय फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवलूस पर। मध्य प्रदेश की नदियां हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने अफवाह तंत्र पढ़ा, फिर नर्मदा, चंबल, उसके बाद सोन और ताप्ती, ये नदियां हम पढ़ चुके हैं। आज हम 5वें नंबर की हमारी नदी शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बेतवा नदी। तो बेतवा नदी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और यूँ भी एक बेसिक नॉलेज के लिए भी बेतवा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, कौन कौन सी परियोजनाएं इसके अंतर्गत है, प्राचीन नाम क्या रहे हैं इसके, कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ अवसान होता है, ये सब चीज़ें हम इसके बारे में देखते हैं। तो बेतवा नदी है आपकी, तो पहले इसके प्राचीन इतिहास की बात करते हैं। तो बेतवा नदी के प्राचीन नाम में जो पहले नंबर पे आता है वो वेत्रवती। ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका कि किस नदी को वेत्रवती के नाम से जाना जाता है। तो बेतवा नदी को वेत्रवती के नाम से जाना जाता है और ये किस पुराण में लिखा हुआ है? ये वराह पुराण में लिखा है। वराह पुराण में ही बेतवा नदी का जो नाम है वो बताया गया है वेत्रवती। ठीक है, नर्मदा के प्राचीन नाम पढ़े हमने, सोन के पढ़े, चंबल के पढ़े, ताप्ती के पढ़े और अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? अब हम पढ़ रहे हैं बेतवा या वेत्रवती के बारे में। तो वराह पुराण आपका एक प्राचीन पुराण है जिसके अंतर्गत जो आपकी बेतवा नदी है उसका नाम क्या बताया गया है? तो वो नाम मिलेगा आपको यहाँ पर वेत्रवती। विंध्यवासिनी विंध्यांचल पर्वत श्रेणी से निकलती है जिसके कारण नाम क्या पड़ा? विंध्यवासिनी। तो विंध्यवासिनी भी अगर क्वेश्चन आता है तो विंध्यवासिनी, जैसे विंध्यांचल पर्वत है आपका, तो विंध्यांचल पर्वत से बहुत सारी नदियां निकलती है, जैसे शिप्रा निकलेगी, चंबल निकलेगी, काली सिंध निकलेगी, पार्वती निकलेगी और ये कौन सी निकल रही है यहाँ पर? बेतवा। लेकिन स्पेशली किसको बोला है यहाँ पर? ये बेतवा नदी को। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ऑप्शन में आपको वो नदियां भी दी जाएंगी जिसमें शिप्रा है, आपकी पार्वती है और काली सिंध भी दे देंगे। लेकिन आपका आंसर क्या बनना चाहिए आपका? क्योंकि इसका जो ऐतिहासिक महत्व है वो ज्यादा है। किस नदी का? ये आपकी बेतवा नदी का। तो बेतवा नदी है, इसको किस नाम से जाना जाएगा? विंध्यवासिनी के नाम से भी जाना जाएगा। तीसरा जो नाम आता है इसका वो क्या है? शिवपुत्री। तो शिवपुत्री किसे कहा जाता है? तो शिवपुत्री बेतवा नदी को कहा जाता है। शिवपुत्री किस नदी का प्राचीन नाम है? तो बेतवा नदी है आपका, उसका प्राचीन नाम है। तो ये हमने देखे किसके बारे में? बेतवा नदी के बारे में। तो बेतवा नदी है मध्य प्रदेश की, इसके अंतर्गत प्राचीन नाम है आपका, पहला है आपका कौन सा? वेत्रवती, जिसे वराह पुराण में बताया गया है। दूसरा विंध्यवासिनी है और तीसरा जो नाम है आपका वो है शिवपुत्री। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में कि इस बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो बेतवा नदी का उद्गम होता है विंध्यांचल पर्वत श्रेणी से। जैसा प्रश्न आए ऐसा आंसर बताना। जैसे आपकी नर्मदा का उद्गम मेकाल श्रेणी से हुआ था, ठीक है, मेकाल श्रेणी पर्वत के अंतर्गत हुआ था। उसके बाद ही आपकी ताप्ती नदी का है, ठीक है, ये सब सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ताप्ती आपकी सतपुड़ा की और ये मेकल और सोन है वो किससे होती हैं? आपके मेकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। चंबल है वो आपका विंध्यांचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। तो अब यहाँ पे पर्वत के बारे में पूछता है, कभी उद्गम स्थल ना पूछते हुए डायरेक्ट पूछ ले, भैया बताओ आप लोग कहाँ से उद्गम होता है, किस पर्वत श्रेणी से उद्गम होता है, किस नदी का? बेतवा नदी का। तो बेतवा नदी का जो उद्गम है वो आपके विंध्यांचल पर्वत श्रेणी से होता है और ये पर्वत के अंतर्गत एक पहाड़ी क्षेत्र आता है, उसका नाम है घोड़ीदंत पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? घोड़ीदंत पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी पढ़ा हमने, कालीभीत पहाड़ी पढ़ा हमने, जाना पावा पहाड़ी पढ़ा हमने, लेकिन अब ये कौन सी आती है? ये आती है घोड़ीदंत पहाड़ी। तो घोड़ीदंत पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो घोड़ीदंत जो भी पहाड़ी है आपकी वो आपके विंध्यांचल श्रेणी का भाग है। और इसी विंध्यांचल पर्वत श्रेणी की घोड़ीदंत पहाड़ी से कौन सा स्थान है आपका? ये देखिए, रातापानी अभ्यारण्य। रातापानी अभ्यारण्य आपका फेमस आता ही है क्वेश्चन यहाँ पर, क्योंकि भीमबेटका की गुफाएं वगैरह है ना आपका जो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत, ठीक है। भीमबेटका गुफा कहाँ पर है? ये आपके रायसेन के अंतर्गत आती है और वो जो क्षेत्र लगता है आपका तो वो कौन सा रहता है आपका? रायसेन का। तो रायसेन का एक अभ्यारण्य है, उसका नाम क्या है? रातापानी अभ्यारण्य। रातापानी अभ्यारण्य का रायसेन, और रायसेन का एक स्थान है आपका, उसका नाम क्या है? कुमरा गांव। कुमरा गांव के भी कौन से गांव में जिससे निकली है? झीरी ग्राम से। मतलब कोमरा गांव का जो क्षेत्र है उसी के पास में एक छोटा गांव पड़ता है जिसका नाम क्या है? झीरी ग्राम। किताबों में सिर्फ कुमरा गांव ही दिया हुआ है, अगर एग्जाम में अगर कुमरा गांव की जगह क्या जाता है? झीरी ग्राम आपका। तो झीरी ग्राम को लेकर कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। झीरी ग्राम ही किस में आता है? कुमरा गांव में। कुमरा गांव है आपके रायसेन में। रायसेन में आपका रातापानी अभ्यारण्य। रातापानी अभ्यारण्य के पास में घोड़ादंत पहाड़ी मिलेगी आपको। उस घोड़ादंत पहाड़ी किसका भाग है? विंध्यांचल पर्वत श्रेणी का। हुआ क्लियर? एक बार मैं बोल रहा हूँ
कि बेतवा नदी का उद्गम है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत पाई जाने वाली घोड़ीदंत पहाड़ी के साथ शामिल कौन सा रातापानी अभ्यारण्य रायसेन है, उसका ये गांव है कुमरा गांव और उसी का भाग है आपका उसके पास में है झीरी गांव, वहां से बेतवा नदी का उद्गम होता है। यहां तक हो गया। आगे देखते हैं, बेतवा नदी की कुल लंबाई बताइए। बेतवा नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर। कितनी? 480 किलोमीटर किस नदी की लंबाई है? आपकी बेतवा नदी की। और बेतवा नदी जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है। कितने? 2 राज्यों में। नर्मदा पड़ी थी 3 राज्यों में बही थी, चंबल पड़ी थी 3 राज्यों में, ताप्ती पड़ी थी 3 राज्यों में, सोन पड़ी थी वो भी आपके 3 राज्यों में। लेकिन अब जो आता है कौन सी नदी? बेतवा नदी। तो बेतवा नदी में थोड़ा सा ये याद रखना है कि बेतवा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो सिर्फ 2 राज्यों में आता है। उस 2 राज्यों में पहला हमारा मध्य प्रदेश है और दूसरा जो आता है वो आपका उत्तर प्रदेश है। यहां तक हो गया। तो 480 किलोमीटर की कुल लंबाई बेतवा नदी की है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में बहती है। लेकिन स्पेशली कहां से पूछता है? मध्य प्रदेश में, कि भैया 480 किलोमीटर की जो यात्रा तय करती है आपकी बेतवा नदी, उसमें मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर की यात्रा तय करेगी? तो मध्य प्रदेश में हो जाएगी कितनी? 380 किलोमीटर। तो 380 किलोमीटर कहां पर? मध्य प्रदेश में बहती है। प्रवाह क्षेत्र अगर पूछता है तो वही बता देना कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 2 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में? 2 राज्यों में। इसके बारे में बोल चुका हूं आपको। अब आगे देखिए, यहां पर प्रवाहित होकर प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। कौन से राज्यों की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करेगी? अरे भैया जिन राज्यों में बहेगी उन राज्यों का ही क्या करेगी? प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करेंगे। ठीक है, यहां तक बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। यहाँ पर क्या पढ़ी है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन अलग करती है? नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की पश्चिम सीमा या राजस्थान से सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो वो आपकी चंबल नदी है। मध्य प्रदेश के उत्तरी सीमा बनाने का काम कौन करती है? तो वो है आपकी चंबल नदी यहाँ पर। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत महाराष्ट्र के साथ में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? ताप्ती नदी करती है। ठीक है, सोन नदी के बारे में हमने पढ़ा है। यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी वगैरह हुआ करती थी। लेकिन अब स्पेशली यहाँ से पूछ रहा है क्वेश्चन कि भैया किन 2 राज्य, और किन 2 राज्यों में पहला मध्य प्रदेश और दूसरा उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आपकी जो प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करेगी वो बेतवा नदी करेगी। सोन नदी भी बिल्कुल कहां से प्रवाहित होगी? मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आपका बिहार, बिहार में गंगा नदी में मिल जाएगी आपके पटना के पास में। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा भी है इसके बारे में सोन नदी के में। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को कि भैया जो है आपकी कौन सी नदी? बेतवा नदी। यही क्या करेगी? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करेगी। अभी मैं बनाऊंगा उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका, ये बुंदेलखंड का चेदी राज्य बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ था। कौन सा राज्य? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड क्या है? जो प्राचीन जो क्षेत्र है आपका, कौन सा? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड मतलब क्या है? मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर जो क्षेत्र मौजूद है आपका, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री पर बनता है, वो क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड। इसके बारे में मैप पे चर्चा करेंगे। आपका बुंदेलखंड में अगर देखा जाए तो भिंड वाला जो क्षेत्र है आपका, टीकमगढ़ है, ओरछा है, निवाड़ी है, पन्ना है, छतरपुर है, ललितपुर उत्तर प्रदेश का, झांसी है, हमीरपुर है, ये जो क्षेत्र आते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। तो बुंदेलखंड के राज्य की भी मांग भी बहुत बार उठती आ रही है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के इन 2 क्षेत्रों में जो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है आपका, जो सुश्री पहली मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन थी? आपकी उमा भारती जी। वो कहाँ से थी? संबंध उनका टीकमगढ़ से। उन्होंने भी कई बार इस मांग को क्या करा है? बिल्कुल जायज ठहराया है कि बुंदेलखंड एक अलग राज्य होना चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का भी एक क्षेत्र, दोनों जहां पर बुंदेली बोली का एक क्षेत्र है उसको ही क्या करेंगे? अलग करके एक बुंदेलखंड राज्य को बनाना चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? प्राचीन के बारे में। तो बुंदेलखंड राज्य के अंतर्गत आपकी चेदी जनपद हुआ करती थी। कौन सी? चेदी जनपद। तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्राचीन समय काल में बुंदेलखंड की चेदी जनपद किस नदी के तट पर बसी हुई थी, तो किस नदी के तट पर? बेतवा नदी के तट पर चेदी जनपद बसी हुई थी। आगे बढ़ते हैं, ये आता है, ये निकली यहां से कौन? बेतवा नदी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा 480 किलोमीटर की तय करते हुए कहां पे जाएगी? उत्तर प्रदेश में जाएगी। और उत्तर प्रदेश में फिर क्या करेगी? यमुना नदी में मिल जाएगी। तो यमुना नदी में कहां मिलेगी? हमीरपुर में। और हमीरपुर कहां आता है? तो ये आता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है,
तो क्वेश्चन पूछता है कि बेतवा नदी किस में जाके मिलती है या बेतवा किसकी सहायक नदी है, तो बेतवा को बता देना यमुना की सहायक नदी है। और ये हमीरपुर जो स्थान है आपका उत्तर प्रदेश में, इस हमीरपुर उत्तर प्रदेश में ही क्या करती है आपकी बेतवा नदी क्या करती है, इसमें मिल जाती है। किसमें, यमुना नदी में। अब निकटवर्ती जिले ये देख लीजिए आप लोग। अब राज्य देख लिया आपने, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में बहती है, तो बताइए फिर हमीरपुर कैसे पहुंच गए। हमीरपुर पहुंचेगी ना, यहाँ पे हम देखते हैं। अभी डिटेल देख लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम पूरा मैप से देखेंगे कहाँ से क्या बनेगा। देखो रायसेन, रायसेन क्यों लिखा, क्योंकि उद्गम जो हो रहा था वो कहाँ से हो रहा था, कुमरा गांव झीरी गांव से। ठीक है, तो ये रायसेन का रहता अपन अभ्यारण्य कुमरा गांव झीरी गांव। ठीक है, रायसेन है, रायसेन से चली कहाँ पे, विदिशा, क्योंकि रायसेन और विदिशा क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। और इनके पास में ही क्या है, भोपाल है। तो भोपाल की जो जिला है, भोपाल जो क्या है जिला, उस भोपाल की उत्तर पूर्व की जो दिशा है वहां से सीमा बनाते हुए कौन सी नदी जाएगी, बेतवा नदी। अभी ऑप्शन में आता भी है आपका कि बेतवा नदी निम्न में से किस जिले से प्रवाहित होती है, और वहां पर ऑप्शन भोपाल आता है, तो बिल्कुल भोपाल वहां पे क्या होगा, आंसर आपका बनेगा। क्योंकि भोपाल मेन सिटी से भले ही ना गुजरती हो, लेकिन क्या कर रही है वो उसकी सीमा से क्या करती है, अपने प्रवाह क्षेत्र को लेकर आगे बढ़ती है। तो पहले ये ध्यान रखना है कि रायसेन से चली, रायसेन से विदिशा गई, और विदिशा से भोपाल, और भोपाल का भी कौन सा भाग है, उत्तर पूर्व वाला भाग। कौन सा भाग, उत्तर पूर्व वाला भाग। भोपाल से पहुंची कहां पे, सागर, और सागर से ऊपर ही क्या मिलेगा आपको, अशोकनगर। क्लियर है यहां तक। तो ये चीजें हैं यहाँ पर, अभी मैप में बता दूंगा मैं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, जिले के नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, क्यों, क्योंकि यही तो हमारा नॉलेज बनेगा। ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक हमने इसको पहुंचा दिया है और कहाँ इसका अवसान किस प्रकार से हो गया है। रायसेन, विदिशा, उत्तर पूर्व भोपाल, आपके कहां पर, सागर में, और सागर से अशोकनगर। अशोकनगर से फिर उत्तर की ओर जाती है तो कौन सा प्रदेश लग जाता है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का ही एक जिला कौन सा है, ललितपुर। ललितपुर के पास में ही क्या है आपका, झांसी, क्योंकि अशोकनगर ग्वालियर संभाग में आता है, तो ये आपका ग्वालियर और झांसी बिल्कुल क्या है, पास पास में पड़ते हैं। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि अशोकनगर से सीधा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश के दो जिले हैं आपके, ललितपुर और झांसी। इन दोनों जिलों में क्या कर देती है, अपनी यात्रा को पूरा करती है, और यात्रा पूरा करने के बाद पुनः किस राज्य में प्रवेश करती है, मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। मध्य प्रदेश से चली थी, फिर उत्तर प्रदेश गई, उत्तर प्रदेश से पुनः किस में गई, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का कौन सा जिला, टिकमगढ़ जिला। ठीक है, कौन सा, टिकमगढ़। और टिकमगढ़ से अलग कौन हुआ, निवाड़ी। तो निवाड़ी का जो एक शहर है आपका, कौन सा प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर, ओरछा। तो ओरछा में क्या करती है, ओरछा किस नदी के तट पर बसा हुआ, ये सीधा क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, क्योंकि ये आपकी मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है आपका। ठीक है, अयोध्या नगरी किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश की अयोध्या, ओरछा को ही कहा जाता है। टिकमगढ़ से अलग हुआ है निवाड़ी, और निवाड़ी का ही एक ऐतिहासिक शहर कौन सा है, ओरछा। ओरछा में जाएगी, और ओरछा से पुनः किस राज्य में प्रवेश करेगी, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में आपकी जाएगी हमीरपुर में, और हमीरपुर में आपका उत्तर प्रदेश लग जाता है, और यहीं पर किस नदी में मिल जाएगी, यमुना नदी में मिल जाएगी। क्लियर हुआ यहाँ तक। कहाँ से चली थी, अपने उद्गम स्थल रायसेन के कुमरा गांव से, रायसेन से विदिशा, विदिशा से उत्तर पूर्व भोपाल की ओर, भोपाल से सीधा आपका सागर, सागर से अशोकनगर, अशोकनगर से उत्तर में उत्तर प्रदेश गई। ठीक है, वहां से पहुंची ललितपुर, झांसी, झांसी से पुनः आपके मध्य प्रदेश के टिकमगढ़ में प्रवेश करती है, और टिकमगढ़ से अलग हुआ है निवाड़ी, और निवाड़ी का ही एक शहर है कौन सा, ओरछा। ओरछा से पार करती हुई फिर चली जाती है आपके हमीरपुर में, और हमीरपुर कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश में, और यहीं पर आपका संगम हो जाता है यमुना नदी और किसका, बेतवा नदी का। तो ये अवसान समाप्ति यहाँ पर हो गई। क्लियर हो गया मेरे हिसाब से तक। बेतवा नदी को क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ये सीधा सा क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहने में है यहाँ पर कि बहुत सारी किताबों में नर्मदा को भी दिया हुआ है, लेकिन आपको मेन ये ध्यान रखना, ये ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु है आपका, कि बेतवा को क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा। तो मध्य प्रदेश की जो गंगा है वो किसको कहा जाता है, बेतवा नदी को कहा जाता है। और बुंदेलखंड की जीवन रेखा, कौन सा खंड, बुंदेलखंड। ये बुंदेलखंड राज्य है ना आपका, अभी मैं बनाऊंगा यहाँ पर बुंदेलखंड राज्य कहाँ पर है, किससे सीमा बनती है, कौन कौन से जिले उसके अंतर्गत शामिल है। तो बुंदेलखंड की जीवन रेखा अगर पूछता है तो बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कौन सी नदी है, बेतवा नदी। एक कल प्रश्न देखा था हमने, चंबल नदी जब पड़ी थी इसके पहले, मतलब जो पिछले वाले वीडियो हैं आपके, उसमें देखा था आपने, क्या देखा था कि चंबल नदी को क्या कहा जाता है, मालवा की जीवन रेखा, मध्य भारत की जीवन रेखा, पश्चिम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। क्यों, क्योंकि वहां पर जो जल की आपूर्ति करती है, सिंचाई योजना को जो संचालित करती है, वो नदी कौन सी थी, चंबल नदी। तो उसी प्रकार से ये जो बेतवा नदी है ना, ये बेतवा नदी क्या करती है, संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र में जल प्रवाह
पहुंचाती है, मतलब जल को बिल्कुल पहुंचाएगी। और उसके साथ में क्या करेंगे, यहाँ पर बांध वगैरह बनाए जाएंगे और बांध बनाने के साथ ही यहाँ पर क्या होगा, ये होगा कि भैया ये जो नदी है यहाँ पर विद्युत का उत्पादन करने में सहायक बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या दो चीजें हो गई कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं, तो बेतवा नदी को कहते हैं। और उसके साथ में ही क्या, बुंदेलखंड की गंगा या बुंदेलखंड की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी आपकी बेतवा नदी को कहा जाता है। अब ये मध्य प्रदेश की गंगा आपने क्यों बोला इसको, इसका कारण क्या है, ठीक है, ये भी देख लीजिए। बुंदेलखंड के जो लोग हैं पुष्य नक्षत्र के समय ओरछा तट पर, कौन से तट पर, ओरछा तट पर। बुंदेलखंड के जो लोग हैं, जब आपका नक्षत्र होता है कौन सा, पुष्य नक्षत्र, तो पुष्य नक्षत्र में आपका ऐतिहासिक शहर कहां पर, ओरछा जाते हैं। और ओरछा कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, तो बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो इस बेतवा नदी में क्या करते हैं, स्नान करते हैं और गंगा नदी के समान ही क्या करते हैं, पुण्य की इससे प्राप्ति होती है, जिसके कारण आपने इसको क्या बोला है, यही तो बोला आपने, बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा या बुंदेलखंड की गंगा बोल दिया आपने। तो ये हुआ क्लियर यहाँ तक कि पुष्य नक्षत्र के समय काल में ही क्या होते हैं, बुंदेलखंड के जो लोग हैं ओरछा नदी के, आपका ओरछा शहर के तट पे जाती है और बेतवा नदी में क्या करते हैं, स्नान करते हैं, जिससे उनकी यह मान्यता है कि उनको गंगा नदी के समान ही क्या होते हैं, पुण्य की प्राप्ति वहां पर स्नान करने के बाद मिल जाती है। इसलिए दर्जा दे दिया आपने किसका, गंगा नदी का, किसको, बेतवा नदी को, ठीक है। तो बेतवा हो गई मध्य प्रदेश की गंगा। प्राचीन काल में भी इसका क्या है, वर्णन किया गया। हमारे कालजयी कवि कौन, महाकवि कालिदास। तो महाकवि कालिदास का एक ग्रंथ है कौन सा, मेघदूत। मेघदूत में तो अब यहां पर 2-3 प्रश्न बन जाएंगे कि किन किन कवियों ने बेतवा नदी का वर्णन किया है। तो किन किन कवियों में पहला कौन आता है, कालिदास। दूसरे नंबर पे कौन आते हैं, बाणभट्ट। और तीसरे नंबर पे आते हैं कौन, केशवदास। तो केशवदास ने किया, बाणभट्ट ने किया और कालिदास ने किया, ये तो एक प्रश्न अलग बन गया। लेकिन फिर यहां से एक प्रश्न आ जाएगा कि कौन सी किताब में किया, कौन सी अपनी रचनाओं में यहां पर इन्होंने वर्णन किया है। तो वर्णन की अगर बात करता हूं तो कालिदास ने अपना मेघदूत में, बाणभट्ट ने कादंबरी, ठीक है। कादंबरी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है कि कादंबरी किसकी पुस्तक है, तो बाणभट्ट की पुस्तक है। और केशवदास के द्वारा क्या लिखी गई है, रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका है, रामचंद्रिका में उल्लेख मिलता है किसका, बेतवा नदी का उल्लेख मिलता है। यहां तक हुआ क्लियर कि कालिदास कालजयी कवि ने अपनी रचना मेघदूत में और बाणभट्ट ने अपनी जो पुस्तक है उसका नाम है कादंबरी, और वहीं पे केशवदास है उन्होंने अपनी रामचंद्रिका में इसका उल्लेख किया है, किसका, बेतवा नदी का उल्लेख किया है। अब सहायक नदियों से भी क्वेश्चन आते हैं, तो सहायक नदियां हम साथ में लेके चल रहे हैं। तो सहायक नदी में पहले कौन पे है, बीना, फिर दूसरी है धशान, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, सिंध और हलाली। ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। वैसे तो इंपॉर्टेंट क्या है, सब जैसे प्रश्न आते हैं वैसे ही आंसर आपको देना है, पढ़ना सब है हम लोगों को। लेकिन मोस्ट जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से बनते हैं। जामनी नदी हो गया, बीना धशान हो गया। क्योंकि सिंध में क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे लोग क्या सिंध को चंबल में मिला देते हैं, ठीक है। चंबल में नहीं मिलाना हमें। जो सिंध है आपकी, जो गुना वाला जो क्षेत्र है आपका, वो प्रवाहम क्षेत्र अब इसके बाद आने वाला है, हम सिंध नदी के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। लेकिन अब थोड़ा ये ध्यान रखने की, ये बेतवा नदी है, इसकी सहायक नदी कौन सी है, ये धसान हो गई, धसान के साथ में बीना हो गई, और ये सिंध, और सिंध के साथ में हलाली, और हलाली के साथ में जामनी। तो सिंध, हलाली, जामनी और उसके साथ में ही कौन सी, ये बीना और धसान, ये बेतवा की क्या है, सहायक नदियां वगैरह है। परियोजनाएं भी क्या करती हैं, बनाई गई हैं, किस नदी पर, बेतवा नदी पर। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है परियोजना। अब नदियां कौन सी पढ़ रहे हैं, बेतवा नदी पढ़ रहे हैं, तो बार बार बेतवा नदी हम आगे प्रश्न में देखते जाएंगे कि कहां पर बना हुआ है। माता टीला बांध, ये क्वेश्चन आता है आपका एमपी पुलिस में और एमपीपीएससी दोनों में पूछा गया क्वेश्चन कि माता टीला बांध किस नदी पर है। तो माता टीला बांध है वो बेतवा नदी पर है, लेकिन कहां पर है बताओ फिर। तो माता टीला बांध है वो बेतवा नदी पर आपके उत्तर प्रदेश के ललितपुर शहर में है, ठीक है। ललितपुर जिला है ना, उस ललितपुर जिले में ही क्या मिलेगा, ये आपको माता टीला बांध मिलेगा। माता टीला बांध का अन्य नाम बताइए, तो इसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई बांध। कौन सा, रानी लक्ष्मीबाई बांध, जो कब अस्तित्व में आया था, 1958 में अस्तित्व में आया। कब अस्तित्व में आया, 1958 में। तो माता टीला बांध हो गया है, ये बेतवा नदी के तट पर 1958 में निर्मित किया गया था। ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में बना हुआ बांध है, जिसे रानी लक्ष्मीबाई, या ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई आपके बांध के नाम से भी इसे जाना जाता है, बेतवा नदी पर है। दूसरे नंबर पे कौन आता है, हलाली नहर।
अब ये देखा था आपने सहायक नदी में कौन है, बेतवा की सहायक नदी कौन है, हलाली। तो यहाँ पर एक प्रश्न बन जाएगा, हलाली नहर का जो निर्माण है 1973 से लेकर 76 के बीच में 1973 टू 76 के बीच में किया गया था। और ये क्या करती हैं, ये आपकी हलाली नहर ये विदिशा में है, और विदिशा में इसके यहाँ से ये बेतवा की सहायक नदी पर बनी हुई है, इसका नाम क्या है, हलाली। ठीक है, तो बेतवा की सहायक नदी हलाली है, और इस हलाली के ऊपर ही क्या है, विदिशा जो शहर है आपका या विदिशा जिला है उसमें क्या कर दी गई है, ये हलाली नहर का निर्माण किया गया है 1973 से लेकर 1976 के बीच में। इसका एक अन्य नाम पूछता है तो बता देना, सम्राट अशोक सागर परियोजना। कौन सी परियोजना, सम्राट अशोक सागर परियोजना। सम्राट अशोक सागर परियोजना इसलिए क्योंकि सम्राट अशोक है ना, उनका संबंध कहाँ से रहा है, विदिशा से। बताया जाता है कि उनका विवाह हुआ था कुमार देवी या महादेवी के साथ में, वो कहाँ की थी, राजकुमारी, विदिशा से। तो उनके सम्मान में क्या कर दिया आपने, ये नाम रख दिया, किसका, इस बांध का नाम क्या है, हलाली नहर है। तो मतलब बांध क्या, नहर है आपका, बांध बनेंगे तभी तो क्या बनेगी, नहर निकलेगी वहां से। तो हलाली नहर है 1973 से 76 के बीच में विदिशा में बनाई गई, कौन सी, हलाली नदी पर, और ये बेतवा की सहायक नदी है, और इसका जो नाम है वो सम्राट अशोक सागर परियोजना है। भांडेर नहर की अगर पूछता है तो भांडेर नहर किस नदी पर है, भांडेर नहर बेतवा नदी से निकाली गई है, और ये कहाँ पर है, झांसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर, झांसी उत्तर प्रदेश में। मैंने अभी इसलिए तब लिखवाया है, ये क्रम इसीलिए लिखवाया है ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये जो बांध बने हुए हैं ना आपका, एक माता टीला बांध और दूसरा कौन सा है, ये वाले भांडेर नहर, ये आपके ललितपुर और झांसी मतलब उत्तर प्रदेश में आता है। तो अगर क्वेश्चन यहाँ से घुमा के दे देता है कि बेतवा नदी पर जो बांध बने हैं वो किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो यहाँ पे सिंपल सा है कि दो राज्यों में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी है, यही बेतवा नदी पर बनाए गए बांध है। क्लियर हुआ यहाँ पर। माता टीला बांध देखा बेतवा नदी पर ललितपुर में बनाया गया है, आपके उत्तर प्रदेश में आता है। इसका एक नाम क्या है, तो रानी लक्ष्मीबाई बांध है। इसकी निर्माण कब हुआ, 1998। हलाली नहर कहाँ पर है, तो हलाली नहर 1973 से 76 के बीच में बनाई गई, और ये आपके विदिशा में बेतवा की सहायक नदी हलाली पर बनाई गई है, जिसका एक अन्य नाम क्या है, सम्राट अशोक नहर सागर परियोजना भी बोल सकते हैं आप। भांडेर नहर कहाँ से निकलती है, तो भांडेर नहर है आपके झांसी उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी से निकाली गई है। हो गया यहाँ तक। एक बार और थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, कहाँ से हमने पढ़ा और कहाँ से हमने कितना समझा इस चीज को। नाम क्या है नदी का, बेतवा नदी। बेतवा नदी के प्राचीन नाम से शुरू किया था हमने, प्राचीन नाम क्या है, बेत्रवती। बेत्रवती किससे मिलता है, वराह पुराण में। दूसरा नंबर क्या, विंध्यवासिनी, मतलब विंध्याचल पर्वत से निकलती है इसलिए विंध्यवासिनी। दूसरा क्या, तीसरा कौन सा, सूर्यपुत्री। सूर्य की पुत्री किस नदी को कहा जाता है, बेतवा नदी को कहा जाता है। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो बेतवा नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी की एक पहाड़ी, उस पहाड़ी का नाम क्या है, घोड़ीदंत पहाड़ी। और घोड़ीदंत पहाड़ी के क्षेत्र में ही कौन सा अभ्यारण्य है, रातापानी अभ्यारण्य। रातापानी अभ्यारण्य किस जिले में, रायसेन जिले में। अब रायसेन जिले का एक गांव है कौन सा, कुमरा गांव। उसके ही निकट एक छोटा गांव कौन सा, झीरी गांव। तो झीरी गांव, कुमरा गांव रायसेन से ही क्या करती, रातापानी अभ्यारण्य क्षेत्र या घोड़ीदंत वाला क्षेत्र आपका कौन, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, यहाँ से क्या करती है, ये नदी निकलती है, विंध्यवासिनी इसका नाम पड़ गया है। कुल लंबाई पूछता है 480 बता देना, मध्य प्रदेश में आपका 380 बता देना। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की दोनों की संयुक्त परियोजना है, और मध्य प्रदेश में ये 380 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। और अगर आगे और पूछता है कि बुंदेलखंड राज्य का एक चेदी जनपद हुआ करती थी, वो किस नदी के तट पर बसी हुई है, तो वो आपकी बेतवा नदी के तट पर बसी हुई है। अवसान कहाँ होता है, तो अवसान होता है हमीरपुर में। यमुना नदी में बेतवा नदी मिल जाती है और यहीं पर समाप्त हो जाती है। निकटवर्ती जिले पूछता है तो रायसेन से निकलती विदिशा जाती है, उत्तर पूर्व भोपाल से सीमा बनाते हुए कहाँ चली जाती है, सागर। सागर से अशोकनगर जाती है, अशोकनगर से फिर किधर पहुंचेगी, आपके ललितपुर और झांसी। ललितपुर झांसी से पुनः टिकमगढ़, टिकमगढ़ से आपका ओरछा निवाड़ी होती हुई पुनः कहाँ जाएगी, हमीरपुर उत्तर प्रदेश में। गंगा आपकी यमुना नदी में क्या करेगी, बेतवा नदी मिल जाएगी। हो गया यहाँ तक। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, उसके साथ में ही बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं मध्य प्रदेश की गंगा, इसलिए कहा जाता है कि पुष्य नक्षत्र के समय जो होता है बुंदेलखंड के लोग ओरछा के तट पर जाते हैं और बेतवा नदी में स्नान करते हैं, और स्नान करके ही क्या करते हैं, गंगा नदी के समान ही आपके क्या करते हैं, पुण्य प्राप्त करते हैं। हो गया यहाँ तक। बेतवा नदी का जो वर्णन है अलग अलग कवियों ने किया है, तो उसमें कालिदास ने अपने मेघदूत में किया है, बाणभट्ट ने कादम्बरी में, और रामचंद्रिका जो है वो किसकी, केशवदास, इसमें मिलता है। सहायक नदी पूछता है तो बीना बता देना, धसान बना देना, और उसके साथ में ही क्या है आपका सिंध जल हलाली, और लास्ट कौन सा है आपका जामनी। परियोजनाएं तो देख ही ली हमने। माता टीला बांध ललितपुर उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी के तट पर रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। माता टीला बांध, माता मतलब रानी लक्ष्मीबाई को माता मान लेना, फिर अस्तित्व 1958 में आया है।
हलाली नहर कहाँ पर है? तो ये सम्राट अशोक के नाम से जानी जाती है। अब सम्राट अशोक ने जब कलिंग का युद्ध किया था, बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया था, उसने हलाली कर दिया था। बहुत लाखों लोग यहाँ पर क्या हो गए थे, मारे गए थे, तभी तो हृदय परिवर्तन हुआ था। तो सम्राट अशोक सागर परियोजना को हलाली परियोजना या हलाली नहर के नाम से जाना जाता है। 1973-76 के बीच में विदिशा में इसका निर्माण किया गया और बेतवा की सहायक नदी हलाली पर बनाया गया। माननीय नहर है बेतवा नदी, जहाँ से उत्तर प्रदेश से निकाली गई है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं इसको मैप से कि कहाँ से इसका विस्तार होता है। बेतवा नदी के बारे में विस्तार में हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा इसकी भौगोलिक सीमा किस प्रकार से बनती है, कौन कौन से क्षेत्र से ये प्रवाहित होती है, वो चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। और इसके किनारे जो बसे शहर है या नगर है, उसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें हम मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियाँ हैं उसमें जितने भी आपके प्रमुख शहर जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक वीडियो आपका जलप्रपात से संबंधित आएगा, उसमें सारे जलप्रपात हो जाएंगे, झरने हो जाएंगे आपके। जल परियोजनाएं डिटेल्स में अलग से पढ़ेंगे, उसके साथ में नहर परियोजनाएं वो भी अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों के प्रति आप थोड़ा सा टेंशन ना लें आप लोग, ठीक है। पूरा हम व्यवस्थित ही से कवर करेंगे। तो हमने बात की थी कि आपका कौन सा गांव भैया, रायसेन का कुम्भरा गांव, ठीक है। ये जैसे कि ये आपका सपोज दैट ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये आपने इसको क्या मान लिया, भोपाल मान लिया। यहीं से क्या मान लिया आप लोगों ने, रायसेन मान लिया, रायसेन। और इनके पास में ही क्या मिलेगा आपको, विदिशा। क्या मिलेगा, विदिशा। तो ये रायसेन के कुम्भरा गांव से होती हुई जाएगी और ये जो भोपाल है ना, इससे थोड़ी सी सीमा बनाएगी। क्या करेगी, बिल्कुल उत्तर पूर्व मैंने आपको लिखवाया, ये ऊपर वाला उत्तर का भाग और इधर वाला जो साइड है आपकी वो कौन सी है, पूर्व की ओर है। तो आ रहा समझ में। तो बस यहाँ ये मैप इसीलिए बनाया है ताकि आपको थोड़ा सा व्यवस्थित समझ में आ जाए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये अब हम यहाँ से शुरू कर देते हैं कि भैया ये कहाँ से निकली है। तो ये आपके रायसेन से निकली है और रायसेन से निकल के किधर गई है, आपके विदिशा डिस्ट्रिक्ट में। विदिशा डिस्ट्रिक्ट से गई और ये आ गई विदिशा के पास में। यहीं बिल्कुल पास में क्या मिल जाएगा आपको, भोपाल का कुछ क्षेत्र मिल जाएगा। यहाँ से घुमावदार व्यवस्था जो इसकी है ये क्रॉस करते हुए कहाँ चली जाएगी, आपके अशोकनगर में चली जाएगी। सॉरी, पहले सागर में आएगी आपके, पहले कहाँ पे, सागर में। तो ये सागर वाला क्षेत्र और सागर के बाद फिर किधर गई आपके, अशोकनगर वाला क्षेत्र, ये अशोकनगर। रायसेन चली विदिशा, विदिशा से भोपाल, भोपाल से अशोकनगर, आपका सागर, सागर से आपका अशोकनगर, ठीक है। अब उसके बाद मैंने बताया था कि आपका ये ललितपुर जाती है। कहाँ जाती है, ललितपुर। तो ये जो संरचना देख रहे हैं ना आप लोग, ये संरचना बता, ये किस जिले की भाग है, ये ललितपुर का है। तो ये ललितपुर से सीमा बनाएगी और यहीं पे आपका क्या आ जाएगा, झांसी। बिल्कुल ये ग्वालियर से सटा हुआ है, मतलब ये जो क्षेत्र लगता है ना आपका यहीं पे, ये क्या जाता है आपका, झांसी वगैरह। तो झांसी की जो सीमा बनती जिले की वो थोड़ा यहाँ तक आ जाती है, ठीक है। तो ये आपका ललितपुर, ललितपुर से कहाँ पे जाएगी, झांसी को टच करेगी और यहीं पे आपका क्या जाता है, निवाड़ी जिला बन गया है। तो ये निवाड़ी को क्रॉस करेगी यहाँ से, ठीक है। तो निवाड़ी के पास में मैंने आपको बेतवा लिखा, आपको ओरछा लिखवाया। एक शहर कौन सा, ओरछा। ओरछा, ओरछा से फिर कहाँ पे सीमा बनाती है, टीकमगढ़, ठीक है। तो ये टीकमगढ़ से होती हुई किधर जाएगी, फिर उत्तर प्रदेश में पुनः प्रवेश करेगी और कहाँ पहुँच जाएगी, हमीरपुर। और हमीरपुर में किससे मिल जाएगी, ये मिल जाएगी आपकी यमुना नदी में। इतना ही देखा हमने प्रवाह। किस नदी का देखा है, ये देखा बेतवा नदी का। बेतवा नदी जो चली थी आपकी, कहाँ से चली थी, तो ये चली थी रायसेन के कुम्भरा गांव से। रायसेन से कुम्भरा गांव से निकलने के बाद सीधा कहाँ पे गई, विदिशा वाले क्षेत्र में। और विदिशा से बिल्कुल टच होता हुआ भोपाल, और भोपाल का कौन सा भाग बताया था, उत्तर पूर्व वाला जो भाग है, वहां से एक थोड़ी सी सीमा का निर्माण करेगी। भोपाल से सीधा घूमते हुए कहाँ चली जाएगी, आपके सागर में। और सागर से पहुंचेगी कहाँ पर, आपके अशोकनगर। अशोकनगर से किधर जाएगी, तो ये चली गई आपके वहाँ पर ललितपुर में, ठीक है। ये जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है। ये ललितपुर है आपका क्षेत्र। तो ये ललितपुर पहुँच गए। ललितपुर के बिल्कुल ऊपर कौन है आपका, झांसी है। तो ये झांसी वाला क्षेत्र यहाँ पे बन गया है। झांसी से फिर पुनः कहाँ गई, आपके मध्य प्रदेश का आपका ओरछा निवाड़ी में। और ओरछा निवाड़ी से जाने के बाद कहाँ पे चली गई, आपके टीकमगढ़ के क्षेत्र में। और टीकमगढ़ से होते हुई अंत में कहाँ चली जाएगी, वही में हमने जो पढ़ा, कहाँ पर, हमीरपुर। तो ये हमीरपुर आ गया यहाँ पे। और हमीरपुर में क्या होगा, ये जो नदी है आपकी कौन सी आ जाएगी, ये यमुना नदी आ जाएगी।
तो इस यमुना नदी में ही किसका संगम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपकी बेतवा नदी का। यमुना उधर से आ रही है, चंबल को उधर से ले लिया इसने पहले, है ना। यमुना ने क्या किया है, चंबल को पहले से अपने अंदर समाहित कर लिया है ऊपर। कहाँ पे, ये वाला जो क्षेत्र इटावा है ना, इटावा में पढ़ा था आप लोगों ने, मुरादगंज जो क्षेत्र पढ़ा था वहाँ पे आपने क्या किया था, ये वाला भाग है, यहीं पे आपने क्या करा था, उधर से कल चंबल को देखा था, यहाँ से मिला के आपने उसमें दिया था। तो चंबल का पानी पहले लेके आ रही है यमुना, और यमुना में ही कौन समाहित हो गई आपकी, ये वाली नदी। तो यहाँ तक मामला समझ में आया क्या आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत है क्या? चीज़ें बस स्पष्ट हैं आपका, बस थोड़ी सी संरचनाओं को समझना है, आड़ी टेढ़ी होगी यहाँ पर, क्योंकि बनावट जो है जिलों की वो अलग अलग सीमा से निकलते हुए जाएगी। तो रायसेन, रायसेन से विदिशा, भोपाल उत्तर पूर्व, सागर, सागर से अशोकनगर, उसके बाद ललितपुर झांसी, और निवाड़ी टीकमगढ़ होते हुए हमीरपुर में यमुना से मिल जाएगी। वीडियो हमारा समाप्त हुआ। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नदी के साथ में।